हेलो फ्रेंड्स। हम आज भारतीय संविधान नियम 1872 के अंतर्गत एक प्रश्न को लेते हैं और उस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की हमारी तैयारी संपूर्ण रूप से हो। वर्तमान में हमारा झारखंड ज्यूडिशरी है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम प्री की तैयारी को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे, उसके साथ ही मेंस और इंटरव्यू को। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले प्री तैयार कर लीजिए, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। सबका तैयारी एक ही साथ होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब प्री की डेट फिक्स हो जाए और 1 महीने या 15 दिन बचें, तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वन लाइनर सॉल्व करने चाहिए, प्री को प्रीफर करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि वैध संविदा को परिभाषित कीजिए तथा आवश्यक तत्वों सहित विवेचना कीजिए। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रत्येक करार संविदा नहीं है, जबकि प्रत्येक संविदा एक करार है, व्याख्या कीजिए। Every agreement is not a contract, but every contract is an agreement. Explain it. तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार प्रत्येक करार संविदा है जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है। ऐसा प्रत्येक करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है वह संविदा है। इस परिभाषा का वर्गीकरण करने पर हमें दो आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। पहला करार, दूसरा विधि के द्वारा प्रवर्तनीयता। अर्थात जो करार विधि के द्वारा लागू करवाया जा सकता है उसे संविदा कहते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2E में करार को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं उसे करार कहते हैं। इस परिभाषा का वर्गीकरण करने पर दो आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। पहला वचन या प्रतिज्ञा, दूसरा प्रतिफल। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2B के अनुसार वचन या प्रतिज्ञा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जब प्रस्ताव प्रतिग्रहित हो जाता है तब वचन या प्रतिज्ञा का निर्माण होता है। अर्थात प्रस्ताव स्वीकृति या प्रस्ताव एवं स्वीकृति आपस में मिलकर वचन अथवा प्रतिज्ञा का निर्माण करते हैं। अब प्रस्ताव को देखते हैं। तो भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 2A में प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है, जिसे प्रस्ताव या प्रस्तावना या प्रस्थापना कहते हैं। प्रपोजल, ऑफर। 2A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा, इस उद्देश्य, इस आशय के साथ संज्ञापित करता है कि वह दूसरा व्यक्ति ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति अपनी सहमति प्रकट करे, तब कहा जाता है कि प्रस्ताव किया गया है। भारतीय संविधान नियम की धारा 2B में स्वीकृति या प्रतिग्रहण को परिभाषित करते हुए कहा गया है
जिसके अनुसार जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया गया है, जब वह उस प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति प्रकट कर देता है, तब वह प्रस्ताव प्रतिग्रहित कहलाता है। 2B में एक्सेप्टेंस, 2B में प्रॉमिस, 2D में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान नियम की धारा 2D के अनुसार प्रतिज्ञाकर्ता की वांछा पर प्रतिज्ञा ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कार्य कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है या कुछ कार्य करता है या प्रतिविरत रहता है या कुछ कार्य करने का या प्रतिविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य, प्रतिविरत या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। इस प्रकार वैध संविदा के निर्माण के लिए सर्वप्रथम एक वैध प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव का वैध प्रतिग्रहण होने पर वचन या प्रतिज्ञा का निर्माण होता है और वह वचन प्रतिफल के साथ मिलकर करार का निर्माण करता है। इस प्रकार करार का निर्माण हो गया, परंतु संविदा का नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में कई करार होते हैं, परंतु ये सभी करार संविदा का रूप ग्रहण नहीं करते। सामाजिक प्रकृति के, पारिवारिक प्रकृति के, व्यापारिक प्रकृति के कई करार किए जाते हैं, किंतु वे करार संविदा का रूप ग्रहण नहीं करते। भारतीय संविधान नियम की धारा 2H में संविदा को परिभाषित करते हुए कहा गया कि प्रत्येक करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है वही संविदा कहलाता है। यदि कोई करार है और वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो वह संविदा का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात जो करार विधि के द्वारा लागू करवाया जा सकता वही संविदा कहलाएगा। प्रश्न यह उठता है कि कौन सा करार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है और कौन सा नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्री का क्वेश्चन आप कंठस्थ कर लीजिए। धारा 2A में ऑफर, प्रपोजल, प्रस्ताव को परिभाषित किया गया। 2A में प्रपोजल, ऑफर, प्रस्ताव, प्रस्तावना या प्रस्थापना, जो भी कोई शब्द आए आप उसको मारिएगा। प्री के क्वेश्चन में 2A में प्रस्ताव, ऑफर, प्रपोजल, प्रस्थापना परिभाषित किया गया। 2B में प्रॉमिस को बताया है कब प्रस्थापना प्रॉमिस हो जाएगी, और एक्सेप्टेंस को बताया गया कब प्रपोजल को एक्सेप्ट माना जाएगा, एक्सेप्ट होने पर प्रॉमिस हो जाएगा। 2B में हो गया। 2C में कौन प्रॉमिजर होगा, कौन प्रॉमिसी होगा, वो वचनदाता और वचन ग्रहीता को बताया गया। 2D में कंसिडरेशन, प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। 2E में एग्रीमेंट, करार को परिभाषित किया गया है। 2F में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, व्यतिकारी वचन को परिभाषित किया गया है। 2G में कब करार शून्य हो जाएगा, एन एग्रीमेंट वैट, इसके बारे में बताया गया है। 2H में कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के बारे में बताया गया कि कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो संविदा है। I में, H के बाद I आता है, उसमें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकर्णी संविदा के बारे में बताया गया है। और J में जो संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है वो कब शून्य हो जाती है, इसके बारे में बताया गया। बस डेफिनेशन क्लास इतना ही है, इतना आपका याद है तो प्री का एक क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इनडायरेक्ट रूप से वो भी आप कर सकते हैं अगर इनकी डेफिनेशन को स्पष्ट रूप से आपने कंठस्थ किया हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ अगर उसको आपने कंठस्थ कर लिया तो भी आपका इसके संबंध में
एक संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा और आप चाहे अंदर से पूछा जाए या बाहर से पूछा जाए या सीधा बेयर एक्ट से पूछा जाए, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो अब देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा, जब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा करार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है और कौन सा नहीं, तब हम भारतीय संविधान नियम की धारा 10 में दी गई शर्तों को जो करार पूरा करता है वही करार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होगा और संविदा कहलाएगा। तो धारा 10 को देखते हैं। धारा 10 के अनुसार प्रत्येक करार संविदा है जो सक्षम पक्षकारों के द्वारा उनकी स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया है तथा एतद् द्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित न किया गया है। और कुल 5 आवश्यकता तो निकले, अर्थात धारा 10 में दी गई शर्तों को जो करार पूरा करता है वही संविदा कहलाएगा। तो धारा 10 की निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, सक्षम पक्षकार। दूसरा, स्वतंत्र सहमति। तीसरा, विधिपूर्ण उद्देश्य। चौथा, विधिपूर्ण प्रतिफल। पांचवा, इस अधिनियम के द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो। तो सक्षम पक्षकार क्या होता है? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है यदि वह जिस विधि के अधीन है उसके अनुसार प्राप्त वह वयस्क हो, स्वस्थ चित्त का हो तथा विधि के द्वारा अयोग्य या प्रतिबंधित न हो। अर्थात सक्षम पक्षकार वही व्यक्ति होगा जो वयस्क हो, स्वस्थ चित्त का हो, विधि द्वारा अयोग्य घोषित या प्रतिबंधित न हो। अर्थात निम्नलिखित व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होंगे: अवयस्क, विकृत चित्त व्यक्ति और अयोग्य घोषित व्यक्ति। अब वयस्क किसे कहेंगे इसके बारे में देख लीजिए। धारा 11 संविदा अधिनियम में कौन वयस्क व्यक्ति जो मेजर हो, वयस्कता की उम्र प्राप्त कर ले, उसी को सक्षम मानती है। भारतीय वयस्कता नियम 1875 की धारा 3 के अनुसार सामान्यतः 18 वर्ष की उम्र वयस्कता की उम्र, मेजॉरिटी की एज मानी जाती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति या उसकी सम्मति न्यायालय की संरक्षकता के अधीन है तब 21 वर्ष की उम्र वयस्कता की उम्र मानी जाती है। भारतीय वयस्कता संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अब एक समान रूप से 18 वर्ष की उम्र वयस्कता की उम्र मानी गई है। इंग्लैंड में फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 के अनुसार 1969 के अनुसार वयस्कता की उम्र 12 वर्ष। स्वस्थ चित्त किसे कहते हैं? सक्षम पक्षकार के लिए स्वस्थ चित्तता भी जरूरी है। तो स्वस्थ चित्त भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ चित्त का समझा जाएगा यदि वह कार्य करते समय कार्य की प्रकृति एवं परिणाम को समझता है एवं उसके हित पर पड़ने वाले प्रभाव को वह जानता है। यदि कोई व्यक्ति प्रायः विकृत चित्त रहता है, कभी कभी स्वस्थ चित्त हो जाता है, तो उस समय की गई संविदा विधिमान्य होगी जब वह स्वस्थ रहा है। यदि कोई व्यक्ति प्रायः स्वस्थ रहता है और कभी कभी वह विकृत हो जाता है तो उस समय जो संविदा होगी वह मान्य नहीं होगी। कब? जब वह विकृत चित्त रहा है। अब देखते हैं कि विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति कौन है। तो संविदा करने के लिए सक्षम होने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि किसी व्यक्ति का विधि के द्वारा प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वयस्क है, स्वस्थ चित्त का है, परंतु वह विधि के द्वारा अयोग्य घोषित है तो वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा। जैसे संप्रभु है, राजदूत या राजनयिक हैं, दिवालिया हैं, सजायाफ्ता हैं, कुछ विशेष मामलों में विवाहित हिंदू महिलाएं। स्वतंत्र सहमति। सहमति भारतीय संविदा अधिनियम। चौथी आवश्यक शर्त स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।
तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत यानी राजी हो जाते हैं तो उसे सहमत कहते हैं। स्वतंत्र सहमति को धारा 14 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी सहमति स्वतंत्र सहमति कहलाती है यदि वह नंबर 1 यदि वह प्रपीड़न के द्वारा प्राप्त न की गई हो, धारा 15, असम्यक असर के द्वारा प्राप्त न की गई हो, धारा 16, कपट के द्वारा प्राप्त न की गई हो, धारा 17, मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा न प्राप्त की गई हो, धारा 18, भूल के द्वारा न प्राप्त की गई हो, धारा 20, 21, 22। अर्थात कोई भी सहमति स्वतंत्र सहमति तभी कही जाएगी यदि वह प्रपीड़न के द्वारा, असम्यक असर के द्वारा, कपट के द्वारा, मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा एवं भूल के द्वारा प्राप्त न की गई। यदि इनमें से किसी के द्वारा भी सहमति प्राप्त होगी तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल, धारा 23। भारतीय संविदा अधिनियम, ये 5वीं शर्त है संविदा होने के लिए कि संविदा विधिपूर्ण उद्देश्य, विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया है। तो धारा 23 में बताया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 में विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक करार विधिपूर्ण उद्देश्य, विधिपूर्ण प्रतिफल का समझा जाएगा, सिवाय इनके। अर्थात जो अब हम 1, 2, 3, 4 चीज़ें बताएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो प्रत्येक उद्देश्य विधिपूर्ण माना जाएगा और प्रत्येक प्रतिफल विधिपूर्ण माना जाएगा। क्या है वो? पहला, यदि वह विधि द्वारा निषिद्ध है, अर्थात यदि वह विधि विरुद्ध कार्य के लिए किया गया है तो विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं माना जाएगा। दूसरा, यदि करार लागू किया जाए तो विधि के किसी प्रावधान को विफल करने वाला हो तो भी वह विधिपूर्ण उद्देश्य विधिपूर्ण प्रतिफल नहीं माना जाएगा। यदि वह कपटपूर्ण हो, तीसरा यदि वह कपटपूर्ण है, चौथा यदि वह किसी व्यक्ति के संपत्ति या शरीर को क्षति पहुंचाने वाला हो, पांचवा यदि न्यायालय उसे लोक नीति और नैतिकता के विरुद्ध समझता हो तो ऐसा उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, ऐसा प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार ऊपर बताए गए उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य के लिए यदि कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार विधिपूर्ण उद्देश्य विधिपूर्ण प्रतिफल का नहीं माना जाएगा तथा यह करार अवैध होगा एवं शून्य होगा। धारा 23 में बताए गए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए यदि कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार विधिपूर्ण उद्देश्य विधिपूर्ण प्रतिफल का होगा। अगली शर्त थी कि अधिनियम के द्वारा शून्य न घोषित किया गया तो संविदा किया जा सकेगा। संविदा तभी मानोगे जबकि उसे अधिनियम के द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो। तो इसके संबंध में पढ़ते हैं, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 का अंतिम प्रावधान यह उपबंधित करता है कि जिस विषय पर करार किया जा रहा है वह विषय अधिनियम के द्वारा शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। संविदा अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत निम्न विषय शून्य घोषित किए गए हैं, अर्थात ए, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है, धारा 25। विवाह अवरोधक करार शून्य है, धारा 26। व्यापार अवरोधक करार शून्य है, धारा 27। विधिक कार्यवाहियों में रुकावट डालने वाले करार शून्य हैं, धारा 28। अनिश्चित अर्थ देने वाले करार शून्य हैं, धारा 29। बाजी का करार शून्य है, धारा 30। और असंभव कार्य को करने का करार शून्य है, धारा 56। इसको आप ABCDEFG के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 या ABCDEFG।
इस प्रकार एक वैध संविदा के निर्माण के लिए वैध प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जिसका वैध प्रतिग्रहण होने पर वचन या प्रतिज्ञा का निर्माण होता है और यह वचन प्रतिफल के साथ मिलकर एक करार का निर्माण करता है। इस प्रकार करार का निर्माण हो जाता है, परंतु संविदा का नहीं। करार की प्रकृति सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक हो सकती है, परंतु सभी करार संविदा नहीं कहलाते। केवल वही करार संविदा कहलाता है जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, जो धारा 10 के में दी गई शर्तों को पूरा करता है, अर्थात सक्षम पक्षकारों के द्वारा किया गया हो एवं उनकी स्वतंत्र सहमति हो, विधि पूर्ण उद्देश्य हो एवं विधि पूर्ण प्रतिफल हो, तथा जिस विषय पर करार किया गया है वह अधिनियम के द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो, जिसका उपरोक्त वर्णन किया जा चुका है, वही करार वैध संविदा कहा जाएगा। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक करार संविदा नहीं है, जबकि प्रत्येक संविदा एक करार है। अब आप इसको मेंस में इतना लिख देते हैं तो आपको संपूर्ण नंबर मिलेगा। इसी में से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और जो प्री में क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसी में से बनते हैं। एक बार हम आगे प्री का क्वेश्चन इसमें से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे धारा 10 में संविदा को परिभाषित किया गया है, इसके आवश्यक तत्वों को आपने जाना कि संविदा के लिए सक्षम पक्षकार होनी चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए और जिस विषय पर करार किया गया है वह अधिनियम द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया। फिर इसके बाद आपने धारा 11 में सक्षमता को जाना कि जो मेजर होगा वही सक्षम होगा, वयस्क होगा, स्वशिक्षित होगा वही सक्षम होगा संविदा का। स्वस्थ चित्तता को आपने 12 में जाना, यानी 10 में संविदा, 11 में सक्षमता, 12 में स्वस्थ चित्तता। प्री का क्वेश्चन आएगा तो इसको लगा देंगे। 13 में बताया गया सम्मति। सम्मति क्या होती है, कंसेंट क्या होती है। कंसेंसस एड आइटम का क्वेश्चन बनता है जब दो व्यक्ति किसी बात पर या जब दो व्यक्ति एक बात पर एक ही भाव में सहमत हों तो उसे सहमति माना जाता है, कंसेंसस एड आइटम, धारा 13 में। और धारा 14 में आपने फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति के बारे में जाना तो धारा 13-14 आपका स्पष्ट हो गया प्री के लिए कि 13 में सम्मति, 14 में स्वतंत्र सम्मति। अब स्वतंत्र सम्मति को जब आप तैयार कर रहे हैं तो आपकी निम्नलिखित धाराएं तैयार, अर्थात स्वतंत्र सम्मति तब कहलाएगा जब धारा 15 में क्वेश्चन प्रपीड़न से न हो, यानी धारा 15 आपका तैयार हुआ क्वेश्चन। धारा 16 में असम्यक असर द्वारा कारित न हो, अर्थात धारा 16 आपका तैयार हुआ असम्यक असर। धारा 17 में कपट द्वारा कारित न हो, अर्थात धारा 17 में कपट है, ये तैयार हो गया। धारा 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा कारित न हो, ये भी आपका तैयार हो गया। और धारा 20, 21, 22 भूल द्वारा कारित न हो, ये भी आपका तैयार हो गया कि धारा 20, 21, 22 भूल द्वारा कारित न हो। भूल से संबंधित धाराएं 20, 21 और 22 है। अब 20, 21, 22 को आप तैयार कर लीजिए कि 20 में जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य है, और 21 में विधि के बारे में भूल का प्रभाव क्या होगा, तो वही होगा जो तथ्य की बात की भूल का होता है। और धारा 22 में एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में भूल से कारित संविदा क्या है, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है इसकी लाइन की, कोई बात इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकारों में से एक के तथ्य की बात के बारे में भूल से वह कारित है, तो इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि एक पक्षकार द्वारा भूल से वह कारित हुई है। तो आपका इतना क्वेश्चन तैयार हो गया प्री का भी। अब फिर उसके बाद आपने आगे पढ़ा कि कौन से
करार जो विधि द्वारा शून्य घोषित किए गए हैं, तो इसी में धारा 25 में आपने क्या पढ़ा कि बिना प्रतिफल के करार शून्य है, ये तैयार हो गया। धारा 26 में विवाह अवरोधक करार, ये तैयार है। धारा 27 में व्यापार अवरोधक करार शून्य है, ये तैयार है। धारा 28 में विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है, ये भी आपका प्री के लिए तैयार। धारा 29 में अनिश्चित अर्थ देने वाले करार शून्य हैं, ये भी आपका प्री के लिए तैयार। धारा 30 में बाजी करार शून्य है, ये भी आपका तैयार। और धारा 56 में असंभव कार्य को करने का करार शून्य है, ये भी आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार आपने एक क्वेश्चन को तैयार करने में प्री के इतने सारे क्वेश्चन और मेंस का तैयार किया, और इसके साथ जब आपको इसी में से इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आप बताने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।